बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र। गुड टू हैव यू ऑन द शो। और सना को ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। गुड टू हैव यू ऑन द शो एज वेल। हसन, आपसे लाइन अप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो ख़वातीन की क्रिकेट टीम्स हैं उनके दरमियान सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जो बड़ी ही खुशाइन बात है। मेरे ख्याल से जब आप बार बार बात करते हैं कि शेयर ऑफ क्रिकेट इंक्रीज़ करना है, तो एक होम सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप ओवरऑल इस सीरीज़ के डायनामिक्स देखें तो 19 मई को श्रीलंका की वुमेंस क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंचेगी और 24 मई को पहला T20 मैच खेला जाएगा। 3 T20s और 3 वनडे इंटरनेशनल्स की सीरीज़ जो है ये खेली जाएगी और ये सारे मैचेस कराची में होंगे। तो बड़ी खुशाइन बात है, वुमेंस क्रिकेट का शेयर है। जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए। श्रीलंका की टीम नो डाउट इज़ अ गुड साइड। जब वो आएंगे तो आप अपनी होम कंडीशंस में रहें, तो उम्मीद यही करनी है कि ना सिर्फ सीरीज़ अपने नाम करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, बट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करें और आगे मुस्तकबिल की तरफ देखें और कुछ नए नाम भी ऐसे हों जिनको हम ट्राई कर सकें और उनको पाकिस्तान क्रिकेट का जो मेन स्ट्रीम है वुमेंस क्रिकेट का, उसमें वो भी जगह बना सकें। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी है। इसके बाद बात करेंगे ICC की T20 रैंकिंग्स की, जो जारी कर दी गई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बैटर्स की रैंकिंग में पहली पोजीशन पर हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी T20 बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बना ली है। तो पाकिस्तान के जब भी हम बात करते हैं लिमिटेड ओवर्स का क्राइटेरिया काफ़ी इंप्रूव होता जा रहा है और इस तरह रैंकिंग्स में भी अब हमारे प्लेयर्स टॉप 10 के अंदर आना शुरू हो गए। T20 में तो पहले भी थे, बट ओवरऑल वनडे में भी अब हमने ये एक चेंज देखा। उसके बाद आपसे बात करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग की। बड़ी ही एक्साइटिंग नाइट थी फुटबॉल की, बड़ा एग्रेशन देखने को मिला, बड़ी लड़ाई भी हुई एक मैच में। एक मैच बड़ा ज़बरदस्त फ्रेंडली गया। तो लिवरपूल ऑफ कोर्स जीत गई अपना मैच, उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और एल्सवेयर हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी जगह बना पाई है। उनका मुकाबला भी बड़ा सख्त था और बड़ी तल्ख कलामी भी हुई, रेड कार्ड भी हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्सचर था। और अब आगे जब आप आगे टूर्नामेंट को जाते हुए देखेंगे सेमीफाइनल स्टेज में, तो पहले तो हमें पता है कि रियाल मैड्रिड और सिटी आमने सामने होने वाले हैं और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि लिवरपूल और विया रियाल आमने सामने होंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है चैंपियंस लीग की और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। इसके बाद आपसे बात करेंगे NBA की, और NBA की भी कुछ खबरें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एटलांटा हॉक्स की जो है वो शार्लेट हॉर्नेट्स के ख़िलाफ़ 29 पॉइंट से कामयाबी है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बात की थी जहाँ पर हमने ये भी देखा था कि कुछ टीम्स ऐसी हैं जो प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो फिर कहा ये जा रहा था कि शायद वन ऑफ है, कि वो एक प्लेयर के अराउंड इतना सिस्टम है, क्या वजह है। कुछ ने ये भी कहा कि नाउ द मैनेजमेंट हैज़ टू गो। तो बहुत सी चीज़ें NBA की भी कोशिश करेंगे, अगर टाइम हुआ तो उनको भी डिस्कस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की, वुमेंस क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन क्रिकेट टीम की जो सीरीज़ है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सना मीर, कितनी खुशाइन बात है ये? देखिए, ये उस सीरीज़ का हिस्सा है जो ICC चैम्पियनशिप थी, जो 2017 में गालिबन स्टार्ट हुई, 2015 में स्टार्ट हुई थी। और ये उसी का हिस्सा है जहाँ पे 8 के बाद 10 टीमों को इस चैम्पियनशिप में शामिल कर लिया गया। श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, बट इस चैम्पियनशिप का हिस्सा रही है। तो अब इसके अलावा मेरे ख्याल से आयरलैंड की टीम भी इसका हिस्सा होगी। बांग्लादेश तो ऑलरेडी वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुका था, वो भी हिस्सा होगी। तो ये 10 जो टीम्स होंगी, ये राउंड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years ये सब एक दूसरे से एक दफ़ा मैच खेलेंगी। 4 अवे मैचेस होंगे और 4 होम सीरीज़ होंगी। तो श्रीलंका के साथ पाकिस्तान होम खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जनवरी में अवे सीरीज़ खेलेंगे। तो ये उस सीरीज़ का हिस्सा है। सो ये एक्स्ट्रा क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं ऑर्गेनाइज हुई, ये ICC की जानिब से जो चैम्पियनशिप है ये उसका हिस्सा है। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि साउथर्न क्लब में मैचेस हैं। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है साउथर्न क्लब के लिए, पर इंटरनेशनल गेम्स मेरे नज़दीक नेशनल स्टेडियम में ही होनी चाहिए, ताकि पिचेस भी वैसे हों, क्राउड भी आ सके। वुमेंस क्रिकेट को भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से आप मेंस क्रिकेट को करते हैं। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन तो यही है। बट ऑब्वियसली खुशाइन बात ज़रूर है कि वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद आपको सीरीज़ मिल गई है। और आपकी बात को मैं आगे लेके चलूँगी कि अब देखना होगा इस सीरीज़ में
कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी ख़ास तौर पे वनडे की टीम को, T20 तो ऑब्वियसली आपका कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, आपका T20 वर्ल्ड कप अगले साल आ रहा है, पर वनडे वर्ल्ड कप नेक्स्ट 4 साल के बाद है। अब देखना होगा कि वनडे में पाकिस्तान की अप्रोच क्या होगी लड़कियों की टीम की, कि क्या वो उन्हीं प्लेयर्स के साथ अभी ये सीरीज़ जीतने की तरफ जाएंगे या कुछ नए प्लेयर्स को आजमा के अगले 4 साल की जो टीम है उसको बिल्डअप अभी से करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हसन, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? खुशाइन बात है, ऑब्वियसली क्रिकेट होगी, वुमेन्स क्रिकेट, पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आएगी। श्रीलंका के डायनामिक्स हमें कुछ पता है कि वहाँ पर किस तरह का एक पॉलिटिकल लिम्बो तो ज़रूर चल रहा है। ओवरऑल एशिया कप की भी बात हो रही थी, शायद वो ना हो पाए, बट श्रीलंका की टीम आ रही है, तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस यही है कि वुमेन्स क्रिकेट देखने को मिलेगी। हाँ, जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो खैर सारी दुनिया में एक ही तरह की है, बट एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न है कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, जैसे बात की पार्ट ऑफ लार्जर लीग, लेकिन इसके अलावा भी इनको मैक्सिमम क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान में हम पहले भी इस शो पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि कितना कम जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम है और पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं डोमेस्टिक कितनी कम क्रिकेट खेलती हैं, T20 क्रिकेट दुनिया भर में कितनी खेली जाती है। यू जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और ऑलरेडी आप थोड़ा पीछे होते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के साथ अपने आप को कंपेयर करें। वहाँ पे तो क्लब क्रिकेट इतनी रेगुलर होती है कि बाय द टाइम प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल टीम में आती हैं, उनके अंडर इतने नंबर ऑफ मैन आवर्स होते हैं जो पाकिस्तान एक खिलाड़ी की ऑलमोस्ट थ्रू हर करियर शायद ना हो पाए। तो वो जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, और अपने आई वुड से अपने बराबर की टीमों से मुकाबला करें। श्रीलंका प्रॉब्ली इजंट ऑफ दैट लेवल, बट एटलीस्ट उनके खिलाफ खेल के आपका कॉन्फिडेंस, आपके फिगर्स, आपकी परफॉर्मेंस, उन सब चीज़ों पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को हमने आई थिंक 2-3 महीने पहले वर्ल्ड कप से पहले एक शो में बात की थी कि बड़ा एक क्लियर डिस्टिंक्शन बन गया है कि पाकिस्तान अपने से कमतर टीमों को डोमिनेट करता है, अपने से बराबर के हायर टीमों से यूजुअली हारता है और लाइक एक्सपोनेंशियली हारता है। तो वो एक चीज़ तो सॉल्व करनी है, बट जितनी ज़्यादा क्रिकेट है उतना ज़्यादा मेरी नज़र में खुश आइंदा है। खुशाइन बात ज़रूर है सना, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशंस देखना चाहते हैं, नहीं स्पेशली जिस तरह आपने कहा कि वनडे टीम पर फोकस करना है, T20 की तो चलें, कॉमनवेल्थ की गेम्स आ जाएंगी, फोकस उस तरफ चला जाएगा। तो क्या हमारे पास इतना इन्हांस पूल ऑफ प्लेयर्स है? क्या कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं, या कुछ ऐसी प्लेयर्स जिनको हम रिजर्व में तो लाजमी शामिल कर लेते हैं, बट उनका क्राइटेरिया बेहतर हो, वो जगह बना सकें प्लेइंग 11? देखिए, बिल्कुल होता ज़रूर है प्लेयर पूल, इतना ज़रूर है कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस, वैल्यू चेंजेस ला सकते हैं टीम के अंदर, पर उसके बाद उनको एक रन दिया जाए, उनको कुछ 7-8 मैच कम से कम एक गो में दिए जाएं, फिर उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाए। ऐसा ना हो एक मैच के बाद उनको बाहर बिठा दिया जाए। T20 में मैं समझती हूँ जो आपके कॉमनवेल्थ आ रहा है जुलाई में, उसमें आयशा नसीम का होना मैं समझती हूँ एक नाम है जो कि मिसिंग है। इरम जावेद को ऊपर नंबर्स पे खिलाना चाहिए, जो कि नहीं खिलाया गया पिछले कुछ अरसे में। और जहाँ जो बात कर रहे हैं हसन, 2017 का जो वर्ल्ड कप हमारा बहुत ख़राब गया, उसके बाद अगले 2 साल हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। उस टीम को बाकायदा तोड़ा गया अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से अब आप वापस साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को हराने के से पीछे हट गए। पूरा पिछला साल वनडे क्रिकेट में हम वेस्ट इंडीज़ को नहीं हरा सके, साउथ अफ्रीका से भी हमें बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी, पर वर्ल्ड कप में हम लोग 20 ओवर वाला मैच जीते हैं। लेकिन आप कह रही हैं वो इतनी सक्सेसफुल टीम थी कि उसको तोड़ा गया, तो मतलब ये तोड़ा गया क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले मार्क कोल्स को वो उन्होंने जाने का फैसला किया। ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट नहीं था वहाँ पर कि वो रह सकते, वो गए, फिर मैं भी चली गई टीम के साथ, और फिर और भी चेंजेस बाकायदा आती रही, बैटिंग ऑर्डर्स चेंज होते रहे। तो इस तरह की जो एक टीम होती है ना, जो बड़ी मुश्किल से अपने बराबर की टीमों से जीत रही होती है, वहाँ पे आप एक प्लेयर को निकाल दें, कोच को हटा दें जो प्लेयर्स को यूज़ कर रहा है, साथ आप उन प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर एक बंदे को 4 से नंबर 7 पे ले आए, ये बहुत बड़ी चेंजेस होती हैं। इस पे थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिए। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात है। मतलब दुनिया में हम देखते हैं, चलें आपको कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा डिफरेंट फॉर्मेट्स में तो हो जाता है, बट एक प्लेयर जब वो एक नंबर पर इतनी सक्सेसफुल है, फिर उसका ऑर्डर चेंज करना, और वो भी इतना मैसिव फ़र्क, उसकी कुछ समझ नहीं आती। ये इरम जावेद की मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल देती हूँ कि जब हम साउथ अफ्रीका गए थे 2019 में, तो उन्होंने 2 मैचेस T20 के हमें जितवाए, नंबर 4 पे जाके पोजीशन पे, नंबर 4 नंबर 5 पे 3 for 3 था पाकिस्तान, वहाँ से उन्होंने आके 50 किया और मैच जीता। वर्ल्ड कप में 2020 का वर्ल्ड कप खेलते हैं, अगले
7-8 महीने के अंदर वो ये परफॉर्मेंस देती हैं। वर्ल्ड कप में आप उनको विकेट कीपर से भी नीचे भेज रहे हैं 7वें नंबर पे वर्ल्ड कप के मैच पे, और आप मैच हार गए। तो ये वो चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड कप तो 2 साल बाद आता है, आप क्यों अपने उस बैटिंग ऑर्डर को बदलेंगे? तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर आपकी टीम्स को तोड़ती हैं, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को ख़राब करती है, क्योंकि ऑलरेडी बड़े एजी कॉन्फिडेंस होता है। लड़कियों में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उनका कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो प्लेयर का जो एक मोमेंटम बना है उसको अब एक फीलिंग आई है कि हाँ जी मैं मैचेस जिता सकती हूँ, आई बिलोंग देयर, वो आप कॉन्फिडेंस उनसे ले लेते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को अब आगे आने वाले अरसे में हम कुछ स्टेबिलिटी देखें, हम कोई विजन देखें कि किस तरफ आपने टीम को लेके जाना। बिल्कुल हसन, ये इस डायनामिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बैटिंग ऑर्डर की शफलिंग है और वो भी इतनी मैसिव शफलिंग जिस तरह सना बता रही हैं, तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही ऐसी हम चीज़ें देख सकते हैं। नहीं, बैटिंग ऑर्डर की शफलिंग तो आप कर सकते हैं, बट हैज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर विजन कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है कि मतलब कि अगर किसी को मतलब नंबर 3 के प्लेयर को आप 7 पे लेके जा रहे हैं तो इज इट बिकॉज कि वो जो है वो ज़्यादा हार्ड हिटिंग कर सकती है या वो ज़्यादा डेथ ओवर्स में बेहतर बैटिंग कर सकती है, या नीचे से प्लेयर को ऊपर ला रहे हैं तो उसका डिफेंस कितना तगड़ा है, उसको अगर उसकी एज कम है उसको आपने लॉन्ग टर्म बनाना है, लाइक उसके पीछे लॉजिक तो हो सकती है कि आप क्यों कर रहे हैं, आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे ट्राई करना है, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन देन इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर विजन। अब अगर आप एक विनिंग टीम को तोड़ रहे हैं और उसमें चेंजेस ला रहे हैं और आपका अगर आप थ्रू आउट पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी देखें तो देयर इज़ अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंफ्यूजन। और सैड टू से कि पाकिस्तान जो लैटर है उसकी तरफ ही दिखाई देता था कि इट वाजंट लाइक कि पाकिस्तान इसलिए चीज़ें कर रहा था बिकॉज वो करना चाह रहे थे, इसलिए कर रहा था बिकॉज उनको करना पड़ रही थी। एंड अगर आप एक रिएक्टिव मोड में टीम बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ हर हार हर गलती के जवाब में कोई चेंज कर रहे हैं तो फिर तो लाइक आप हमेशा मतलब वो कहते हैं ना कि आप चेस ही कर रहे होते हैं जीत को, बजाय इसके कि आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो अब मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें दैट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर विजन कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की इन जनरल जब बात होती है तो फिर सवाल ये है कि आपका लार्जर गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके मेट्रिक्स क्या हैं कि क्या आप दुनिया की टॉप 5 टीमों में जाना चाहते हैं, आप T20 क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं, वनडे क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं, या आपका लंबे फॉर्मेट 4 डे 5 डे क्रिकेट की तरफ भी फोकस रहेगा। उस लिहाज से क्या आप अपनी अंडर 19 टीम, अपनी ए टीम, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उस लिहाज से तैयार करें, या फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इस तरह हो रही है कि बस ये एक हफ्ता खिलवा दो इनको, सर से उतारो और फिर आगे का सोचो। तो आई थिंक इस चीज़ का तो बेहतर जवाब सना दे सकती हैं, बट जहाँ तक पाकिस्तान मेंस टीम की बात है उसमें ही ऑलरेडी एक लैक ऑफ विजन आपको दिखाई देता है। तो वुमेन्स टीम में तो लाइक उससे 10% लोग भी नहीं हायर्ड। बिल्कुल आई थिंक ये एक ट्रांसेंड कर रहा है दोनों जब हम डोमेन्स की बात करते हैं। बट सना, क्या अगर हम सिस्टम को, क्योंकि आपने करीबी से देखा, आप उस सिस्टम का हिस्सा रही हैं, तो क्या इन चीज़ों पर काम होता है कि जहाँ पर आर्काइविंग हो रही हो, डेटा बैंक्स बन रहे हों, ये कंसिडर किया जा रहा हो अच्छा इतनी एवरेज है, इस नंबर पर इतना बेहतर खेल रही हैं, ये बातें हो रही हों एक एनवायरनमेंट के अंदर कि हाँ ये हो सकता है ऐसे करना? मेजॉरिटी क्रिकेट तो अब जब हम स्टैट्स निकाल के देखते हैं, पाकिस्तान फलाने ऑपोजिशन के अगेंस्ट इतना हारा और वर्ल्ड कप में 13 साल से जीता नहीं, और इस तरह की बातें जब करते हैं, इनको बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बहुत से मैचेस, बहुत से टूर्नामेंट्स, इवन वर्ल्ड कप्स में आप बगैर एनालिस्ट के भी गए हैं, कभी कभी बगैर फिजियो के भी आप जाते रहे हैं सीरीज़ के ऊपर। अब पिछले 4-5 सालों में चीज़ें कुछ थोड़ी सी बेहतर हुई थी, फाइनेंशियल वाइज स्टाफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, वो चीज़ें हुई हैं। तो ये सब तो एक उस चीज़ का हिस्सा है। बट आपको देखिए, डाटा आजकल की क्रिकेट में अगर आप डाटा के साथ काम नहीं कर रहे तो वही बात है, आप चेस करें जो हसन ने बात की, फिर आपका बहुत मुश्किल है स्कोप कि आप किस तरीके से उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो एक तो, और उस डाटा को यूज़ कैसे करना है अपनी टीम के डायनामिक्स के साथ, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाली डाटा उठा के उसको भी ये नहीं है कि जैसा बस डाटा कह रहा है आपने वैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये भी स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, आपने कैसे उसको लेके चलना है। और देखने को अब देखेंगे कि अब किस तरीके से टीम को लेके चलते हैं। पर ये है कि मुझे ये लगता था कि ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास प्लेयर्स भी थे, आपके पास स्पिन पिचेस भी थी आगे अब आने वाले मैचेस में। इसीलिए मैं चाहती थी कि ये नेशनल स्टेडियम में मैचेस हों जो रादर देन साउथ एंड क्लब में, क्योंकि जो हमने खेला है साउथ एंड क्लब में अच्छी फैसिलिटी है, पर
बाउंस और भी ज़्यादा कम है। अब आपने इसके बाद 3 T20 आप यहाँ खेलेंगे, पर तैयारी आप कॉमनवेल्थ गेम की करें, वहाँ पर बाउंस फ़र्क होगा। फिर आपका साउथ अफ्रीका में मोस्ट प्रोबेबली जो T20 वर्ल्ड कप है, अभी 100% कंफर्म नहीं, अंडर 19 का तो वहाँ पे शायद वुमेन वर्ल्ड कप भी वहाँ पर हो, तो फिर वो किस तरीके से होगा। तो बाहर से रहते हुए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। क्वेटा में एक टूर्नामेंट कराया था 5 टीमों का, उसमें कंट्रीब्यूट किया था, लड़कियों को एक्स्ट्रा मैचेस मिले। अभी फेयर ब्रेक के लिए दुबई में लड़कियां जाएंगी, हम 4-5 लड़कियां हम लोग वहाँ जाके खेलेंगे, वो भी T20 टूर्नामेंट है। और बहुत दुनिया की डिफरेंट लड़कियों के साथ इनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। तो उसमें आलिया है, फातिमा सना है, डायना बेग है, बिस्मा है और मैं खुद हूँ। तो ये जो एक एक्सपोजर मिलेगा, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और इस तरह के मज़ीद टूर्नामेंट्स में लड़कियों को देखना चाहिए। होपफुली 100 में भी कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स कुछ नज़र आएँ, और इसी तरीके से फिर एक्सपोजर बढ़ेगा और फिर परफॉर्मेंसेस बेहतर नजर आपने सीक्रेट यानी बता दिया कि आप खेलने जा रही हैं यानी सारी हाँ, तैयारी नहीं, ये तो ऑब्वियसली ये तो पता ही है सबको अब। बट ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होगा बिस्मा के लिए भी। वो एक टीम को क़यादत करेंगी वहाँ पर। और उसके अलावा फातिमा सना के लिए बहुत ज़बरदस्त है, डायना के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आलिया के लिए। इन लड़कियों ने कभी भी किसी इस तरह की जगह पर नहीं खेला जहां ड्रेसिंग रूम में 10 डिफरेंट मुल्कों से लोग होंगे, तो वहां से आप बड़ा कुछ पिक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ पिक हो सकता है। तो हसन, पर्टिकुलरली जब हम इस तरह के टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, जैसे सना ने बताया कि कुछ लड़कियां भी फेयर ब्रेक खेलने जा रही हैं, 100 की भी बात करते हैं, आप खुद 100 का हिस्सा होने वाले हैं, तो ये फिर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूर। बट ओवरऑल अगर हम इसको एक रेगुलर फीचर बना लें तो फिर शायद इसी तरह क्रिकेट इंप्रूव हो जाए। हाँ, क्रिकेट शायद इम्प्रूव ना इंडिविजुअली इम्प्रूव होगा। आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये 100 या बिग बैश या इस तरह की मेजर लीग खेलने जा रही हैं, वापस आती हैं, लेकिन और फिर अपना एक्सपीरियंस जो है, अपनी जो चीज़ें सीखी होती हैं वो बाकियों के साथ शेयर करती हैं। बट उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव तो यही होगा कि आपकी अपनी लीग हो, जहाँ पे बाकी लोग आए वहाँ पे आके, बजाय इसके कि सिर्फ आपकी इक्का दुक्का जो आपकी 3-4 बड़ी प्लेयर्स हैं सिर्फ उनको एक्सपोजर मिल रहा हो, सबको वो एक्सपोजर मिले। वो यहाँ पे जब परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे जब वो फॉरेन प्लेयर्स को इम्प्रेस करेंगे, फिर ज़्यादा आसान उनके लिए भी लीग खेलने जाना होगा। तो या आपके नज़र में ये होना चाहिए, आपके बोर्ड को स्पॉन्सर करना चाहिए डिफरेंट लीग्स में आपकी खिलाड़ी जाके खेलें, या आपका ये होना चाहिए कि आपकी अपनी लीग होनी चाहिए जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स भी आ सकें। और जब आपने चीज़ कंसिडर करनी होती है, आपने 100 की बात की, 100 में जो हाईएस्ट पेड विमेन्स प्लेयर है वो शी इज पेड लेस देन जो लोएस्ट पेड मेंस प्लेयर है। तो मतलब कि वो एक डिस्टिंक्शन तो है जिसके ऊपर मतलब कि ईसीबी के अंदर भी काफ़ी गुफ्तगू चल रही है, काफ़ी मतलब बातचीत चल रही है कि अगले कुछ सीजन में वो चीज़। हसन, इस दफ़ा इनकी फीस चेंज नहीं हुई? मैंने सुना है इस दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ है वुमेन्स। इस दफ़ा इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन बराबर हुआ है। इससे पहले तो इवन लेस था। इस साल 30,000 पाउंड जो है वो मैक्सिमम हुई है भाई। और अगेन 30,000 पाउंड अगर आप अगर पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेटर को कहें तो वो तो लाइक प्रॉब्ली अपने करियर में इतना ना कमा सके। बट लाइक वो जो चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। बट मैं जो बात करने लगा वो ये है कि ये एक मार्केट है जो कि जिसमें थोड़ा रिलेटिवली वैक्यूम है कि आप अगर बात करें कि वो 150 या 200,000 पाउंड तक की पूरी टीम खर्च रहे हो, तो अगर आप पीएसएल की बात करें, हम लोग 1.1-1.2 मिलियन सैलरी कैप होता है। अगर उसको 1.2 से 1.5 करते हैं और 300,000 में आपकी वुमेन्स पीएसएल साथ में हो रही हो, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो फिर हायर पेड होगी देन 100 या कोई और टूर्नामेंट सिर्फ बिग बैश से कम होगी। तो फिर ऐसा भी नहीं होगा जो हम बार बार कहते रहते हैं कि जी फलाना प्लेयर नहीं आ रहा, फलाना प्लेयर नहीं आ रहा, इंटरनेशनल स्केड्यूल रास्ते में आ रहा है या बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आप इस तरह के पैसे देंगे तो बड़े प्लेयर भी आएंगे और वुमेन्स क्रिकेट इतनी ज़्यादा होती भी नहीं कि आपको वहाँ पे मुकाबला हो। फिर आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि बिग बैश के फ़ौरन बाद अगर टूर्नामेंट हो तो वो भी खिलाड़ी खेलने आएंगी, बिकॉज वो एक कंटिन्यूएशन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे। तो लाइक ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, बस आपको विलिंग होना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चर से निकलकर ऑक्शन वाले स्ट्रक्चर पर आ जाएं, जो चेयरमैन पीसीबी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उससे बहुत वाज़ेह फ़र्क हो जाएगा प्लेयर स्कूल में। जी हसन, मैं कह रहा हूँ कि जो बात होती है बार बार कि आप वो जो एक ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर करते हैं अपनी लीग्स में, वहाँ से निकलकर ऑक्शन वाले स्ट्रक्चर पर आए, जिसमें चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि वो ज़्यादा प्लेयर्स को ट्रैक करता है, प्राइस कैप बढ़ जाती है। आपको लगता है वो फिर सिस्टम के डायनामिक्स भी बदलेंगे? नहीं, वो तो जैसे बातें होती हैं, मतलब कि जब आपके पास रिसर्च ना हो तो फिर आप जो बातें करते हैं, तो ये इस तरह की बातें ऑक्शन और ड्राफ्ट का देयर इज अ रीजन कि आईपीएल के अलावा किसी और जगह पे ड्राफ्ट के अलावा ऑक्शन यूज नहीं होता और आईपीएल भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राफ्ट की तरफ जा रहा है।
वो तो जब सिर्फ आप इम्प्रेस हुए होते हो किसी से बगैर रिसर्च के, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हो। बिल्कुल ठीक हो गया। आई थिंक ये तो स्ट्रक्चर समझ आ गया, यानी कि चेयरमैन पीसीबी को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि ओवरऑल एक एक प्रोग्राम चेयरमैन पीसीबी और हसन चीमा का होना चाहिए आपस में, है ना, मतलब आप चारी 1-on-1 बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है अच्छा सना, ओवरऑल ये तो कंसिडर हो गया कि श्रीलंका आ रही है, जिसने आपने बताया कि वो जो चैम्पियनशिप होनी है उसका पार्ट है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट कंसिडरेशन में आ गया कि नेशनल स्टेडियम में खेलना चाहिए था, नहीं खेल पा रहे, प्लेयर्स भी हम कुछ नहीं देखना चाहते हैं, तैयारी की भी बात होगी। ओवरऑल अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह हम फिर अपनी होम कंडीशन में श्रीलंका से भी फॉल्टर कर जाएं और फिर हम कॉमनवेल्थ से पहले पहले बैक टू द ड्राइंग टेबल चले जाएं? देखिए, श्रीलंका की जहाँ तक वनडे टीम है वो अभी उतनी मजबूत नहीं है। शशिकला सरवदने जो इनकी बहुत लॉन्ग टर्म इनकी वनडे की बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर थी, वो अब नहीं है टीम के अंदर। पर T20 की टीम उनकी अभी भी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि अटापटू जो इनकी इस वक्त की कैप्टन है वो एक ऐसी वो सिंगल हैंडेडली मैचेस को लेके जा सकती हैं आपके साथ, तो वो विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है श्रीलंका के अगेंस्ट जब भी आप खेलते हैं। बाकी आपके मुकाबले के लोग होते हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म भी करते हैं आप उस रन्स को चेस कर सकते हैं, पर जब अगर अटापटू खड़ी हो जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी 170 वनडे में मार चुकी हैं, या इसी तरह का बड़ा 100 कर चुकी है, एग्जैक्ट फिगर शायद मुझे अभी भूल रहा है, बट वो इस तरह की प्लेयर हैं कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकती हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि पाकिस्तान उनको कितनी जल्दी पकड़ सकता है। वो हमने उनको पिछला जो हम श्रीलंका गए थे वहाँ पे काफ़ी वी वर एबल टू कीप हर क्वाइट, बट ज़रूरी होगा कि इस तरीके से किया जाए। बाकी वनडे टीम उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग अब नहीं रही, इसी वजह से वो लोग वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, तो वहाँ पे पाकिस्तान को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को ज़रूर जीतेगा, और जिस तरह हमने बात की, जिस सना ने भी आपको बताया कि जो चैम्पियनशिप है उसका ये पार्ट है, तो क्रूशल पॉइंट्स होंगे जब आप बात करते हैं होम सीरीज़ की। 19 मई को श्रीलंका की वुमेन्स क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंचेगी, 24 मई से आप मैचेस देख सकेंगे, और इसमें 3 T20s से आगाज़ होगा, और फिर उसके बाद 3 वनडेज़ होंगे। ये सीरीज़ का एक पूरा डायनामिक है। इसके बाद आपसे आईसीसी की रैंकिंग्स की बात करते हैं। T20s की अगर बैटर्स की रैंकिंग की बात करें तो बाबर आजम पहले नंबर पर एज़ यूजुअल, उसके बाद अगर आप बात करें तो एडन मार्करम दूसरे नंबर पर, और मोहम्मद रिजवान अब बैटर्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो हसन, टॉप 3 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबर और रिजवान के बारे में पर्टिकुलरली बड़ी बात हुई है, बट इवन एडन मार्करम एट नंबर 2। इससे पहले मैं असल में वो बात करने लगा था, मैंने सना से थोड़ी सी बात करनी थी रिगार्डिंग कि जो श्रीलंका का जो है कि श्रीलंका 90+ से जायद एजुकेशन रेट है वहाँ पर, और वहाँ पे जो क्रिकेटर्स जो आते हैं, जो मेल क्रिकेटर्स आते हैं, वो उनके स्कूल क्रिकेट से ही आते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल बात करनी थी। बट बिफोर दैट जो ये बात है, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि कौन कितना रेगुलरली खेल रहा है। कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, अगर आप इंग्लैंड को देखें, तो उनकी ऑलमोस्ट लाइक बायलैटरल वनडे सीरीज में वो रोटेशन ही करते रहते हैं ज़्यादातर। आप यूजुअली मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस वगैरह को उनके लिए 50 ओवर की क्रिकेट बहुत कम खेलते देखते हैं। फॉर इंस्टेंस वार्नर भी अभी ऑन एंड ऑफ ही खेलते रहे हैं। अभी आपकी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो वाइट बॉल सीरीज थी उसमें भी उनके कई खिलाड़ी नहीं थे जो कि आईपीएल पे जा रहे थे, बट इवन जब आईपीएल पे नहीं भी जा रहे थे तो इतना रेगुलरली वो नहीं, रोटेशन ही करते रहते हैं। इवन इंडिया की जब आप बात करें, इंडिया की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में हो रही थी, साथ साथ श्रीलंका में उनकी वाइट बॉल सीरीज भी चल रही थी। तो वनडे क्रिकेट इस तरह चलती है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दो ऐसी टीमें हैं जो हर टूर्नामेंट में अभी भी अपनी बेस्ट टीम लेके जाती है। साउथ अफ्रीका अनलेस आईपीएल हो रही है तो वो अपनी बेस्ट टीम ही खिलाते हैं, जबकि पाकिस्तान तो हर मैच हर सीरीज इस तरह खेलता है कि अब अपनी बेस्ट 11 ही खिलानी है, या 1-2 एक्सपेरिमेंटेशन कर देंगे। वो 1-2 एक्सपेरिमेंट करके अगर आप एक मैच हार भी जाएं तो ऐसा वावेला मच जाता है कि मतलब कि जैसे आप वर्ल्ड कप से नॉकआउट हो गए हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान उस तरह, फिर उसके ऊपर जो है वनडे हो T20 हो, पाकिस्तान चूंकि ज़्यादा रोटेशन नहीं करता, उन्हीं के बेस्ट प्लेयर्स खेलते रहते हैं, और फिर उनकी प्लेयर्स की क्वालिटी की बात आ जाती है कि मार्करम जो है रेगुलरली खेलता है, रिजवान रेगुलरली खेलता है, बाबर रेगुलरली खेलता है, और तीनों इतने हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं कि वो जब रेगुलरली विदाउट मतलब कोई रेस्ट वगैरह के, और जितने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे उतने ज़्यादा आप पॉइंट्स अक्रू कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स अक्रू करेंगे, जितनी आप कंसिस्टेंट होंगे, उतना आप हायर अप इन द रैंकिंग्स होंगे, तो वही आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल। सना, क्या ऐड करना चाहेंगी? बाबर आजम अब बदस्तूर पहली पोजीशन पर,
फिर इन माकरम, मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर, उसके बाद डेफिनेटली और रैंकिंग्स पर भी आते हैं जिनको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। कहाँ आज से 5-6 साल पहले हम कहाँ सोच सकते थे कि बैटिंग में टॉप 3 में पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद होंगे। बड़ा हमने स्ट्रगल किया है कुछ अर्सा, पर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दोनों ओपनर्स जो T20 के हैं हमारे ख़ास तौर पे वहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा जब आप अभी वर्ल्ड कप के लिए भी जा रहे हैं, अब वहाँ भी देखना होगा कि किस तरीके से अपने स्ट्राइक रेट्स को ये ऊपर लेके जाते हैं। हमने UAE के वर्ल्ड कप में तो देखा 150-160 एक अच्छा फाइटिंग स्कोर था। अब उसकी क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तय करता है, और मोहम्मद रिजवान को उनका क्या रोल होगा। बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट को काफ़ी बेहतर किया, इम्प्रूव किया है, इस सीरीज़ में भी हमने देखा है। तो क्या किस रोल के साथ जाएंगे, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, वो देखने को मिलेगा। और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हसन के, जब एक भी मैच में आप चेंजेस करें तो एकदम से वावेला मच जाता है। उसकी वजह ये कि हम बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम लोग बात तो करते हैं प्रोसेस की, पर प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं है ज़्यादा। बस मैच जीतो, एक मैच के बाद प्लेयर भी बदल जाता है, हमारा कप्तान भी बदलने को तैयार हो जाते हैं। वो PSL में थोड़ा सा कराची के बुरी फॉर्म गई तो बस जी अब उसकी कप्तानी के पीछे पड़ गए। तो मतलब ये चीज़ें जो है ये हमें तहम्मुल से सोचनी है कि आपको लंबे अरसे के लिए जब करना होता है तो आपको शॉर्ट टर्म में चेंजेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये बड़ा टाइम लगेगा आई थिंक ये तहम्मुल सीखने में। पाकिस्तान में ये डायनामिक्स डेफिनेटली है। वैसा ना बॉलर्स की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इस एज में एज अ फास्ट बॉलर इतना कंट्रोल और इतनी एक्यूरेसी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि इस एज में जब आप यंग होते हैं एज अ फास्ट बॉलर, आपके पास पेस होता है, आपके पास बाउंस होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। पर जिस तरह की एक्यूरेसी शाहीन अफरीदी ने इतने छोटी एज में हासिल की है, और जिस तरह की उन्होंने वेरिएशंस भी यूज़ करते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और होपफुली ये इसी तरह फिट रहें और इसी तरह परफॉर्म करते रहें, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है आपका सीम बॉलिंग में। हसन, बॉलर्स की बात अगर कर लें, तबरेज़ शम्सी पहली पोजीशन पर हैं। अगर ओवरऑल में टॉप 10 की बात करूं, शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में आ चुके हैं। बट इन टॉप 10 रैंकिंग्स में मुझे तकरीबन 4 से 5 स्पिनर्स नज़र आते हैं, जिसमें तबरेज़ शम्सी हैं, आदिल रशीद हैं, जैम्पा हैं, राशिद खान हैं, और फिर पीछे अगर आप डाउन दी ऑर्डर चले जाएँ, मुजीबुर रहमान भी आपको नज़र आते हैं। प्रेडोमिनेटली स्पिनर्स ज़्यादा हैं इस टॉप 10 में। हाँ, और उसकी मतलब सेंस आती है क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं दुनिया भर में टीम्स जो हैं वो रोटेट करती हैं। खासतौर पे वर्ल्ड कप में ठीक है वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को खिलाते हैं, लेकिन T20 और वनडेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको आप कह देते हैं कि मतलब रोटेशन पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहते, उनको वाइट बॉल सीरीज़ वगैरह से भी मतलब उनको हटाते हैं। अगर आप इवन वनडे क्रिकेट की भी बात करें तो शाकिब, राशिद, मेहदी हसन, मुजीब, ये सब उस बॉलिंग के टॉप 10 का हिस्सा हैं। और T20 में तो खैर ये सब तो है ही है। उसके ऊपर ज़्यादा चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि आपका थोड़ा सा रैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। तो अगर एक प्लेयर पावर प्ले और डेथ में 4 ओवरों में 30 पे 2 आउट करे और एक प्लेयर मिडल ओवर्स में 4 ओवरों में 28 पे 2 आउट करे, तो लैटर प्लेयर को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हालांकि गेम की सिचुएशन के लिहाज से शायद उसका इतना फ़ायदा ना हो। इस वजह से आप बार बार देखते हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं रैंकिंग्स में, लेकिन जब आप लीग में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड उन फास्ट बॉलर्स की होती है जो डेथ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। बुमराह, रबाडा, इस तरह के प्लेयर्स की होती है। हाँ, स्पिनर्स तो होते ही होते हैं, बट लाइक अब आप कंसिडर करें समबडी लाइक आंद्रिस नोकिया, जो कि आई थिंक 6 या 7वें नंबर पे अभी रैंकिंग्स में, और अगर वो एक फ्री ड्राफ्ट में जाएंगे तो शायद वो इस वक्त बुमराह और वो शायद फर्स्ट 2 डिमांड हो, क्योंकि उस तरह का प्लेयर जो है वो उसकी कोई एज सच रिप्लेसमेंट नहीं है। बट लाइक अगर आप स्पिनर की बात करें, शम्सी, जैम्पा, राशिद, हसरंगा, मुजीब, ये सब टॉप 10 में है, शादाब टॉप 15 में है, शाकिब टॉप 20 में है। तो लाइक ये इतने ज़्यादा स्पिनर्स इस वजह से भी होते हैं क्योंकि वो रेगुलरली खेल सकते हैं और वो बेहतर फेज में बॉलिंग करा रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम T20 की भी खास बात ये है, चूँकि ओवर यूज पिचेस पे बात होती है, चूँकि बहुत ज़्यादा T20 जो है वो एशिया में या वेस्ट इंडीज़ में होती है, तो स्पिनर्स को वहाँ पे भी फ़ायदा होता है। जबकि हम जाके जब देखते हैं तो अगर फॉर इंस्टेंस आप इंग्लैंड जाते हैं तो वर्ल्ड कप का अगर आपको याद हो, ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर वनडे मैच में भी राशिद खान की 100+ मार दी थी इंग्लैंड ने। तो इस तरह के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, वो दोनों साइड्स पर एक बैलेंस आ जाता है। बट ओवरऑल जिस हमने कहा कि स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट करें। सना,
ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो जब T20 का इंसेप्शन हुआ तो पाकिस्तान के में ऑलराउंडर्स नज़र आते थे इन T20 रैंकिंग्स में, बट काफ़ी अरसे से हमने देखा कि कोई पाकिस्तानी आपको T20 रैंकिंग्स में नहीं नज़र आएगा। मोहम्मद नबी पहली पोजीशन पर हैं ऑलराउंडर्स में, उसके बाद शाकिबुल हसन, मोइन अली, जे स्मिथ नमीबिया के, लियम लिविंगस्टन में बहुत से नाम है, बट पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स हैव नॉट बीन एबल टू मेक द कट टॉप 10 में। उसकी एक तो वजह कुछ इंजरीज का भी इशू रहा है और फिर इनकंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन भी रही है, विजन नहीं रहा। एक टाइम था कि नवाज़ को बाहर रखा क्योंकि इमाद को यूज़ किया जा रहा था बहुत, फिर जिस वक्त नवाज़ वापस आए तो फिर ऑब्वियसली टाइम लगता है आपको वापस रैंकिंग में ऊपर आने के लिए। इसी तरह शादाब भी उसी तरह कंसिस्टेंटली नहीं खेल सके। ये दो प्लेयर्स मैं समझती हूँ ऐसे हैं जो कि आईसीसी रैंकिंग में ऊपर जा सकते हैं अगर ये कंसेक्यूटिव क्रिकेट खेलते रहे। फ़हीम अशरफ भी है, उनकी भी इंजरीज का इशू रहा है। तो ये आपका, क्योंकि अब आपके इशू ये आ रहा है आपके टॉप 5 में, शायद मैं भूल रही हूँ बट टॉप 5 में कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। अगर इफ्तिखार को अब आप यूज़ करते हैं उस जगह पर विद हिज ऑफ स्पिन या खुशदिल शाह को आप यूज़ करते हैं तो शायद आप वो एक कमी पूरी कर सकें। बाकी मोहम्मद हफीज़ ने भी बहुत अरसा बॉलिंग नहीं कराई T20 में उतनी रेगुलरली जैसे आप चाहेंगे। शोएब मलिक भी मोस्टली एज अ बैटर खेलते रहे। तो जो आपके टॉप 5-6 हैं, जब तक आपके पास उधर एक क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं होगा तो रैंकिंग में आना किसी भी ऑलराउंडर के लिए इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल इतना आसान नहीं होगा। सना मीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 में। हसन के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फुटबॉल और NBA की बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत की खता और भूल जाने को मुआफ किया और उसे भी मुआफ किया जिस पर उसे मजबूर किया गया हो। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात करेंगे अब यूएफए चैंपियंस लीग की। बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, दोनों मैचेस जो हमने देखे क्वार्टर फाइनल्स की दूसरी लेग्स थी और बड़ी हाई इंटेंसिटी की गेम्स हुई। एक साइड पर हमें गोल्स गलोर मिला, दूसरी साइड पर अगर गोल्स नहीं थे तो जो दूसरा एग्रेशन था वो ज़्यादा देखने को मिला, जिसमें बात काफ़ी आगे तक चली गई। अगर पहले मैच की बात कर लें तो लिवरपूल और बेनफिका का मैच था, 3-3 गोल से बराबर रहा, लेकिन एग्रीगेट पर 6-4 से लिवरपूल ने जगह बनाई सेमीफाइनल में। लिवरपूल की अगर बात करें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। क्लॉप के बारे में भी काफ़ी बात की गई। बेनफिका ने 3 गोल्स तो ज़रूर स्कोर कर लिए बट एग्रीगेट पर डेफिनेटली वो पीछे थे। तो पहले इस गेम को ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिटी और एटलेटिको को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करें जितना एक्शन वहाँ पर था। हसन, क्या कहना चाहेंगे लिवरपूल और बेनफिका के मैच के बारे में? लिवरपूल तो आई थिंक कि वो शायद स्कोर लाइन मैच की रियलिटी शायद ना उस तरह से दिखा पाए, क्योंकि लिवरपूल 3-1 आप होगी, 3-1 पहली लेग में जीते थे तो ऑलमोस्ट ऐसे था। 6-2 आप थे, वो जो एंड में 2 गोल कंसीड किया उससे शायद एक बराबरी वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है। बट लिवरपूल वो इवन दो उनकी पहली फर्स्ट 11 नहीं खेल रही थी, सलाह और माने और इस तरह के प्लेयर्स वो नहीं खिला रहे थे, फैन डाइक को उन्होंने रेस्ट किया था, इसके बावजूद लिवरपूल वो
जस्ट गुड इनफ फॉर बेंफिका, और फर्स्ट लेग के बाद ही मैच खत्म हो गया था। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था वो सिटी और एथलेटिको का था, और वही बात है जैसे आपने कहा कि एथलेटी जब मैच नहीं जीत पाते तो और हरबों पे आ जाते हैं, और विच इज़ लाइक उनकी एक आइडेंटिटी का हिस्सा, और मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। हाँ, आप तो मुझे एग्रेशन पसंद करते हैं, मुझे पता है। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, बट ये जिस तरह आपने बात की, ये मैंने भी एक और जगह से भी यही बात सुनी कि ये एटलेटिको का हॉलमार्क रहा है, ये उनके साथ चलती रहती हैं चीज़ें। हाँ, वो तो सिमियोने खुद इस तरह के प्लेयर थे, और वो कहते हैं ना कि मतलब कि कोच और मैनेजर की जो पर्सनालिटी है वो टीम ने अडॉप्ट कर लिया, और मतलब 2011 ऑलमोस्ट 11 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं एथलेटिको की, तो पूरी तरह से क्लब जो है उनके रंग में रंग चुका हुआ है। तो वो मसला यही था कि सिटी की क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी एथलेटिको से। सिटी और लिवरपूल, जैसे हमने पहले भी बात की है, प्रॉब्ली यूरोप की दो सबसे बेहतरीन टीमें हैं, तो उनके साथ compete करने के लिए एथलेटिको के जो तरीके थे वो यही तरीके रह गए थे। जो एक एथलेटिको की चीज़ मिसिंग थी, मतलब कि लास्ट ईयर वो पिछले साल वो स्पेनिश चैंपियंस बने थे, और थोड़ा सा बदलाव आ रहा था उनके स्टाइल ऑफ प्ले में। योर फेलिक्स, एंटोन ग्रीजमैन, पिछले साल लुइस सुआरेज थे उनके पास, उस तरह के प्लेयरों के हिसाब से जो एक प्लेयर जो वो मिस कर रहे हैं वो डिएगो कोस्टा टाइप प्लेयर होता है, जो आगे से प्रेस भी कर सके और आगे से तंग कर सके। जब कल भी उन्होंने ग्रीजमैन और योर फेलिक्स को आगे दो स्ट्राइकर्स खिलाया, तो वो डिफेंड कर पा रहे थे, लेकिन प्रेस उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ग्रीजमैन और फेलिक्स उस तरह के प्लेयर्स हैं ही नहीं जो रेगुलरली प्रेस कर सकें। तो फिर उनको दे हैड टू सेट बैक और दे हैड टू प्ले दैट वे। तो एथलेटिको का भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटी का, थोड़ा सा शनाख्त का इशू है कि वो पूरे यूरोप में मशहूर हैं एक स्टाइल ऑफ प्ले से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उस स्टाइल ऑफ प्ले से वो ग्रेजुएट करें और डिफरेंट जिस तरह बाकी बड़ी टीमें खेलती हैं उस तरह खेलने की कोशिश करें। उन्होंने बड़ी पीछे साइनिंग की हैं, यानी फेरेरा क्रास्को को देख लें, जैसन मार्टिनेज को देख लो, या फेलिक्स के ऊपर 100 मिलियन यूरो से ज़्यादा खर्चना, ये सब इस तरफ का इस बात का अंदेशा देता था कि वो एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले खेलना चाहते हैं। लेकिन फिर हर साल जब राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल आते हैं चैंपियंस लीग के, जब बड़े मैच आते हैं, तो सिमियोने वापस वहाँ पे चले जाते हैं जो उनका अपना स्टाइल ऑफ प्ले है। हसन, टनल कॉन्फ्रंटेशन तो आई थिंक बड़ी रेयर है। ऑन द पिच तो हमने बहुत सी लड़ाइयाँ देखी हैं। आई थिंक जिडान के हेडबट से फेमस तो कोई चीज़ नहीं रही फुटबॉल में, बट टनल कॉन्फ्रंटेशन इज़ द फर्स्ट टाइम शायद मैंने कब टनल कॉन्फ्रंटेशन देखी। नहीं, वो भी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। आमतौर पर उस पर कैमरा नहीं पड़ता, या ओकेजनली कैमरा पड़ जाता है। यूजुअली मैच के बाद ही खबर आती है कि इस तरह की कोई हाथापाई हुई या इस तरह हुआ। अगर आपको याद हो, फैब्रेगास ने एलेक्स फर्गुसन के ऊपर पिज्जा फेंक दिया था, या विएरा और रॉय कीन का वो मैच यूनाइटेड वाला तो हमेशा से रहता था। तो वो इतनी मतलब कि वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें तो चलती रहती हैं। वो इस तरह की चीज़ों से आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। वो यही है कि हाँ, फुटबॉल अब शायद इतनी प्रोफेशनल हो गई है, आपको इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो मुझे तो खुशी होती है, बिकॉज ये ठीक है, थोड़ा सा एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक कॉन्टेक्ट है, लेकिन इससे आपको दिखाई देता है कि हाउ मच दिस मीन्स टू दीज प्लेयर्स, कि वो कितना ज़्यादा वैल्यू करते हैं इस चीज़ को, कि कितनी वो हार्ड उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर मैं इस टीम का फ़ैन हूँ या कोच हूँ या मैनेजमेंट के साथ हूँ, तो मैं तो सपोर्ट करूंगा ऐसी चीज़ को जो कि इस तरह की चीज़ इंस्टिगेट कर रही है, क्योंकि मुझे यही दिखाई देता है कि ये मेरे प्लेयर्स जो हैं ये जीतने के लिए कुछ भी हर तरह का हरबा करने को तैयार है। वो इस एक्सटेंट तक पहुंच गया कि फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि एटलेटिको को बैन कर दिया जाए यूरोप में नेक्स्ट सीजन के लिए। बट ओवरऑल बड़ा वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। बट हसन, गोइंग इनटू द सेमीज नाउ, जो लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है, रियाल अगेंस्ट सिटी और लिवरपूल अगेंस्ट वियारियल, इन मैचेस के बारे में क्या कहना चाहिए? वियारियल आई थिंक बहुत बहुत सरप्राइज, क्योंकि अगर आप देखो बायर्न और यूवेंटस को हराना, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा सरप्राइज आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इस वक्त ला लीगा में 7वीं पोजीशन पे, हाँ डिफेंडिंग यूरोपा लीग चैंपियंस हैं, लेकिन और एक तरफ ये है कि देश इन 4 टीमों में दे आर बाय फार द वीकेस्ट टीम जो आप कह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उनाई एमरी का आपने बैक टू बैक यूरोपा लीग जीते, सेविया के साथ, पिछले साल वियारियल के साथ यूरोपा लीग जीते, आप फिर सेमीफाइनल तक पहुंच गए, सिर्फ दूसरी दफ़ा वियारियल की तारीख में कि वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है उन्होंने। तो वो उनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम यही मैं कहूँगा कि इस वक्त तो लिवरपूल और मैन सिटी का ही फाइनल होता दिखाई दे रहा है, एंड आई विल बी सरप्राइज अगर नहीं होता। उसके लिए बेंजेमा या उनाई एमरी को समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन के स्टार्ट से बात हो रही थी कि लिवरपूल और मैन सिटी ही यूरोप की 2 बेस्ट टीम है,
और अभी तक उनको कहीं पे कोई रुकावट भी दिखाई नहीं दी, और थोड़ा सा लकी भी रहे हैं क्योंकि दोनों ने कोई ऐसा बड़ी टीम के खिलाफ मुकाबला नहीं किया। सबसे अच्छी जिस टीम के साथ उन्होंने प्रॉब्लम मुकाबला किया वो एथलेटिको की बात कर सकते हैं आप, जबकि अगर आप रियल मैड्रिड की बात करें, पीएसजी और चेल्सी को हरा के आ रहे हैं, आप वियारियल की बात करें, बायर्न और यूवेंटस को हरा के आ रहे हैं, तो लाइक ये 4 ऐसी टीमें जो कि आर बेटर देन जो भी टीम लिवरपूल और सिटी ने खेली है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर लिवरपूल और सिटी भी इन टीमों के खिलाफ खेलती तो मेरी तवक्को यही होती कि वो जीत जाते, बट अभी तक उनको कोई स्लिप अप करने का मौका नहीं मिला। अब देखना होगा कि शायद सेमीफाइनल में वो कर जाएं या उसी तरह डोमिनेट करें जिस तरह करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल्स होने वाले हैं चैंपियंस लीग के। जब हमने बात की रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और वियारियल चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में जगह बना पाई हैं, ये वो 4 टीम्स हैं जो सेमीफाइनल लाइनअप जिन्होंने कंप्लीट किया और इन्हीं में से एक चैंपियंस लीग की चैंपियन बनेगी जब हम बात करते हैं। अब एनबीए की बात करते हैं, बास्केटबॉल पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। कुछ मैचेस हैं जो डिस्कस करने हैं, बट हसन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी, जो लेकर्स ने प्ले ऑफ तक नहीं रसाई हासिल की, उसको आपने कैसा देखा? क्योंकि ओवरऑल बात यही कही जाती थी कि शायद एक प्लेयर के ऊपर रिलायंस है, लेकिन अब दे डिडंट मेक द प्लेऑफ्स। नहीं, एक प्लेयर के ऊपर रिलायंस तो ऐसा नहीं थी कि मतलब उन्होंने अपना पूरी स्क्वाड डेप्थ पेश दी थी रसल वेस्टब्रुक को लाने के लिए सीजन के स्टार्ट में, कि हमारे पास ये बिग थ्री, पिछले साल एंथनी डेविस और लेब्रॉन जेम्स थे, उससे पिछले सीजन जो बबल वाला सीजन था उस साल वो चैंपियंस बने थे, तो उसके बाद अगले साल डेविस की इंजरीज और लेब्रॉन की इंजरीज की वजह से उन्होंने कहा कि बजाय इतनी डेप्थ रखने के हम एक तीसरा स्टार ले लेते हैं और तीसरा स्टार जो है वो कवर कर लेगा, क्योंकि लेब्रॉन 37 साल के हो चुके हैं, एंथनी डेविस इंजरी प्रोन है, तो रेगुलर सीजन में उनको कवर करके प्लेऑफ्स में हम 3 स्टार के साथ खेल सकेंगे। और सीजन के स्टार्ट पे आप ये कह रहे थे कि ऑड्स के हिसाब से, तो बुक मेकर्स के हिसाब से लेकर 3 या 5 जो सबसे तगड़ी टीमें थी जिनकी सबसे अच्छे ऑड्स से चैंपियन बनने के लिए, उनमें से थी। तो लेकिन वही बात है कि आपके बेस्ट लेड प्लान भी उल्टे पड़ जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लोग रियलाइज नहीं करते कि कब उनका वक्त गुजर चुका है, और सडनली रियलाइज ये हुआ कि लेकर्स की ये जो टीम है ये ऑल स्टार टीम तो है, बट एक ऑल स्टार टीम 2012 की ऑल स्टार टीम है कि इस टीम में 5 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि हॉल ऑफ फेमर्स होंगे, लेकिन सिवाय लेब्रॉन के किसी ने भी उस तरह से स्टेप अप नहीं किया। वेस्टब्रुक का ट्रेड एक बहुत बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं एनबीए की पिछले 5-10 सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक है। एंथनी डेविस दोबारा से इंजर हो गए, कार्मेलो एंथनी, ड्वाइट हावर्ड या बाकी जो उनके इर्द गिर्द के प्लेयर्स हैं, जॉन रॉन्डो ने भी स्टार्ट किया था, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। बट मोस्टली जो आता है वो इट कम्स डाउन टू जो वेस्टब्रुक वाला ट्रेड था, वो प्रॉब्ली लेकर्स को नहीं करना चाहिए था, और उसके बदले ना सिर्फ ये वाला सीजन बट मेरे ख्याल में तो अगला सीजन भी उनका काफ़ी हद तक डैमेज हो गया, और अगले सीजन में भी उनको ऊपर वाली टीमों में रैंकिंग्स में रसाई हासिल करना मुश्किल होगा। गेम्स की अगर बात करें ओवरऑल तो अटलांटा हॉक्स ने शार्लेट हॉर्नेट्स को शिकस्त दी, बट माइल्स ब्रिजेस को जिस तरह से इजेक्ट किया गया गेम से, फिर जाते हुए वो भी माउथ पीस मार गए एक फैन को, मतलब वो इंटेंसिटी वहीं की वहीं है। हाँ, अब एनबीए में ये होता है, जैसे आपके गेम्स होते हैं सीजन में जिसमें आराम से मतलब लोग 70-80% पे अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, अब प्लेऑफ शुरू हो गए हैं, तो प्लेऑफ्स में वो जो पिछले 7-8 महीने में वो सब भूल जाएं। अब शुरू होगा वो द लेवल ऑफ इंटेंसिटी, द लेवल ऑफ कम्पिटिटिवनेस, और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। और आई थिंक ये तो अभी आगाज़ है, अगले 2 महीने में ऐसे बहुत ज़्यादा और इंसिडेंट्स भी होंगे। एंड ये जो पीरियड होता है अप्रैल मई जून का, ये फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल में भी, ये मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, बिकॉज ये पूरे सीजन का एक एंड हो रहा होता है। जिसने जो पहले किया था वो सब भूल के सिर्फ इस मोमेंट पे, इस मैच पे, इस दिन पे सारा फोकस होता है। लाइक हर चीज़ जब नॉकआउट पे आ जाती है तो फिर उससे ज़्यादा स्पोर्ट्स की खूबसूरती वहाँ पे आती है, जहाँ पे मतलब स्टेक्स इतने हाई हों कि आप जो है नॉकआउट्स की बात कर रहे हो। बिल्कुल, ऑल टू प्ले फॉर हो जाता है। हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर। यही थी आज की लाइनअप। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, देखते रहिएगा स्पोर्ट्स 360। Here he goes again.
रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।